हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो इससे पहले जो मैंने कंप्लीट करवाया था वो मॉडर्न पीरियड तक का कंप्लीट हो गया था। उसके पिलर्स एडिक्ट्स जो होते हैं, मेजर एडिक्ट्स जो होते हैं, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। और प्रॉपर एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ चलाई है अभी मैंने, लेकिन अभी उसके पहले का जो लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड होता है वो भी मैं करवाऊंगी, पर उसके आगे का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं ये कंप्लीट करवा रही हूँ। तो ये इसके आगे बढ़ने से पहले चलो मैं आपको पहले ये करवा देती हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताऊँगी आपको। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था मौर्यस का। जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट मौर्यन किंग जो है वो कौन थे, तो नाग दशक थे लास्ट मौर्यन किंग। अब बात करें जो, अब हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ते जाएंगे, फिर मैं इसको हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। The regional kingdom were formed. Unlike Mauryas, none of these regional kingdoms could extend their political authority over the large area equivalent to the Mauryan Empire. ये कह रहा है कि जब मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ तो उसके बाद कोई भी ऐसा जो किंगडम्स है मौर्यस की तरह नहीं, रीजनल किंगडम्स हुए थे उस टाइम पे। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो जिस तरीके से मौर्यंस ने अपने आप को स्टैब्लिश किया था उस तरीके से कोई भी किंगडम नहीं स्टैब्लिश हो पाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो पूरा मौर्यन एम्पायर था ना यहाँ तक का, तो थोड़ा बहुत यहाँ से रह गया था और ये हिस्सा रह गया था, ऑलमोस्ट ये सारा हिस्सा मौर्यस के पास था। तो हुआ ये कहना चाह रहे हैं कि डिक्लाइन के बाद मौर्यंस के क्या हुआ कि जो स्टेट्स था यानी कि जो रीजनल किंगडम्स थे वो कुछ चीज़ों में डिवाइड हो गया, यानी कि वहाँ पर अलग अलग किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स का वो राइज होने लग गया। तो कौन कौन से थे, हमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है, ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि इसके बाद कौन से आए थे। तो आपको इसको ध्यान रखना है लाइन वाइज। सबसे पहले कौन सा आया था, शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी। आपको डेट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखना, ठीक है। सतवाहना डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, इंडो ग्रीक डायनेस्टी, और पार्थियंस थे, शाकाज थे और कुशानाज थे। तो इनको तो बारे में सुना होगा। देखिए यहाँ पे पार्थियंस इंपॉर्टेंट है, वैसे तो देखा जाए सारे ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतवाहना डायनेस्टी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। शुंग डायनेस्टी के बारे में भी आपको मतलब इन सब के रूलर पता होने चाहिए कि जो रूल फाउंडर कौन है इस डायनेस्टी का, और लास्ट रूलर कौन से रहे थे, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ अलग काम किया है उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सीक्वेंस के हिसाब से आपको पता ही होना चाहिए कि सबसे पहले सुंग डायनेस्टी थी, फिर कण्व आए थे, फिर सतवाहना। तो इस तरीके से लाइन वाइज आपको पता होना चाहिए। देखिए सबकी लोकेशन यहाँ पर भी दे रखी है, पार्थिशंस की यहाँ पे है, चोलाज, अमरावती, सुंग एम्पायर, तो हर चीज़ का आपको यहीं पे दे रखा है, तो आप मैप में देख लेना। इंट्रो की बात करें तो ये कह रहे हैं, स्टोन मैशनरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द मॉरियंस। अशोका का जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्ट में वॉज अ नंबर ऑफ मोनोलिथिक पिलर्स। इनके पिलर्स काफ़ी सारे हैं अशोका के, तो इनका जो आर्किटेक्चर या आर्ट्स बोले तो वो पिलर्स को पे ज़्यादा था। विच बोर इन हिज इंस्क्रिप्शन, जिसपे इनका इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हुए थे। काफ़ी सारे ऐसे पिलर्स हैं, मैं उन पिलर्स के नाम भी करवाऊंगी कि किस किस पिलर्स में जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस दिए गए थे। तो मोस्टली जो इनके बारे में हमें अभिलेख या लेख में पता चलता है तो वो पिलर्स में ही लिखे हुए हैं। विच हैव बिन फाउंड इन वाइडली सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरे ही इंडिया में, यानी कि जितना भी हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इस पूरे में ही कहीं ना कहीं पिलर्स में बनाए हुए हैं इन्होंने। मतलब यहीं से हमें प्रूफ मिलता है कि अशोका का जो राज था वो पूरे ही इंडिया में था, बिल्कुल डीपली साउथ छोड़ के और थोड़ा बहुत उड़ीसा वाला एरिया छोड़ के। कलिंग वॉर भी इन्होंने जीती थी वहाँ पे, तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट हम बात करें सारनाथ पिलर, विच इज़ द ऑफिशियल एम्बलम। जो सारनाथ पिलर है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बताएंगे कि सारनाथ पिलर कहाँ पर है, ठीक है। जो ये इनका सारनाथ पिलर था ये इनका ऑफिशियल एम्बलम था। आपको पता होना चाहिए हमारे स्टेट का भी एम्बलम क्या है, तो वो आप मुझे बताएंगे। ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इज़ अ क्राउनिंग फीचर ऑफ द अशोकन आर्किटेक्चर। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए एम्बलम क्या होता है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आते हैं स्टेट एम्बलम क्या है हमारा। तो सारनाथ पिलर जो है उस टाइम का ऑफिशियल एम्बलम हुआ करता था। द सडन अपीयरेंस ऑफ स्टोन कार्विंग ऑफ द सोफिस्टिकेशन शोज द फॉरनर वर्क्स वर इन्वॉल्व्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो स्टोन की कार्विंग हुई है, यानी कि खुदाई के बाद हमें पता चला है कि वहाँ पर कुछ फॉरनर वर्कर्स ने भी काम किया है, और एटलीस्ट हैड सम इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहर यानी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी थोड़ा बहुत इनको देखने को मिला है काम में। तो द अकेमेडियन इन्फ्लुएंस इज सीन इन दिस पिलर्स, पिलर्स पे बाहर के इन्फ्लुएंस देखने को मिले हैं, बट देर आर नो पैरेलल एल्सवेयर, यानी कि और कहीं नहीं, ऑफ पिलर्स दैट आर सिंगल एंड फ्री स्टैंडिंग एंड मेड ऑफ वुड। मतलब ऐसा कोई भी पिलर नहीं है जो सिंगल मतलब फ्री स्टैंडिंग हो
यानी कि किसी चीज़ के उस पर ना खड़ा हो, यानी कि टोटली वुड से बना हुआ नहीं, यानी कि लकड़ी से बना हुआ नहीं है। अशोका ने जो है मोस्टली स्टोन का यूज़ किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपना पैलेस जो है वो पूरा वुड से यानी कि लकड़ियों से बनवाया था। बट उसके नष्ट हो जाने के बाद अशोका ने सेम एज इट इज़ जो डुप्लीकेट पैलेस बनाया उसी जगह पे जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, लेकिन इन्होंने स्टोन से बनवाया था, और उसमें भी काफ़ी सारे पिलर्स पे इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। अशोका वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद अ नंबर ऑफ केव्स श्राइन्स फाउंड इन बाबरा हिल्स। देखिए ये जो बराबर हिल्स है ना इन बोध गया, ये एग्ज़ाम में बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए कि अशोका वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद अ नंबर ऑफ केव्स श्राइन्स। कुछ काफ़ी सारे केव्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, बराबर हिल्स में, जो कि बोध गया में है, बिहार में। द डोरवे टू द केव्स इज अडॉर्न्ड विद द फाइन रिलीफ बैंड ऑफ एलिफेंट, यानी कि जो डोरवे है यानी कि जो एंटर करने का जो रास्ता है वहाँ पे एलिफेंट है बना हुआ। एंड इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्च। आपको मैंने बुद्धिज्म में बताया था विहार और चैत्य हुआ करते थे मॉन्क्स के लिए, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि विहार किस लिए हुआ करते थे और चैत्य किस लिए हुआ करते थे, ठीक है। तो दी सांची स्तूपा विच डेट्स टू शुंगन टाइम्स बट वॉज प्रेजर्व्ड बाय सतवाहना रूलर्स इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा विद स्टोन। कौन सा है लार्जेस्ट, देखिए क्या बोल रहा है, जो सांची स्तूप है, ठीक है, विच डेट्स टू शुंग, सॉरी यहाँ पे एन लग गया, जो शुंग के टाइम मैंने हमने पढ़ाया था टाइम, बट वॉज प्रेजर्व्ड, वो शुंग के टाइम का था लेकिन उसको सतवाहना रूलर्स ने जो है अपने अंदर ले लिया था। वो लार्जेस्ट स्तूपा है जो कि स्टोन रेलिंग से बना हुआ है, एंड 4 मैसिव गेटवेज हैं उसके, यानी कि 4 बड़े ही गेटवेज हैं उसके, जो कि इलेबोरेटली कार्व्ड हुए हैं विद हाई टेक्निकल स्किल्स से उनको बनाया गया है, विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ फिगर, यानी उसकी फिगर, उसके जो नक्काशी की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है, डिपिक्टिंग सीन ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कि वहाँ की जो लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में उस पिलर्स पे उन्होंने अच्छे से हमें बताया हुआ है। इन स्तूपास पे स्टोन्स रेलिंग करके काम करके दर्शाया गया है। ये मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको एक स्टोरी समझ में आ पाए कि क्या हुआ था मौर्यन एम्पायर्स के बाद, तो कहाँ से नए डायनेस्टीज़ का राइज होना शुरू हुआ इनके एंड के बाद। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नॉर्थ एंड साउथ आफ्टर अशोकाज डेथ। देखिए अशोका का क्या था, अशोक के पास नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक का पूरा साम्राज्य था, लेकिन क्या हुआ इसके डिक्लाइन के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो 2 चीज़ में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ और साउथ में, अशोका की डेथ के बाद। भले ही उसके बाद काफ़ी रूलर्स आए लेकिन वो उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। द नॉर्थ कोलैप्स्ड ड्यू टू बैक्टीरियन इन्वेजन। क्या हुआ, कुछ मतलब फॉरेन इन्वेजन ही हुए थे नॉर्थ में, क्योंकि ईजिली आ पाते थे वो, तो उनकी वजह से नॉर्थ का जो हिस्सा है वो उनके उसमें आ गया था अंडर में। एंड द साउथ वॉज कर्टेल्ड एज कलिंग डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। देखिए क्या हुआ था, कलिंग वॉर हुआ था, ये हमें अशोक के 13th शिलालेख से पता चलता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। 13th इंस्क्रिप्शन है अशोक की जिसमें हमें क्या कहते हैं कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है, जहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बुद्धिज्म अपना के धम्म का रास्ता अपनाया था। तो ये बोल रहा है कि अशोका की डेथ के बाद कलिंग ने, यानी कि जो साउथ का पार्ट है, उसने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस। तो सतवाहना डायनेस्टी वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब हुआ क्या कि सतवाहना डायनेस्टी जो है उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, तो छोटे छोटे जो बड़ा साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। द एंड ऑफ द मौर्याज वॉज डन बाय पुष्यमित्र सुंग, सॉरी पुष्पा हो गया ये, पुष्यमित्र सुंग थे। सुंग डायनेस्टी की स्टार्ट इन्होंने की थी, वो मैं आगे बताऊंगी। इनके हिसाब से क्या हुआ था, द एंड ऑफ मौर्यज वॉज डन बाय पुष्यमित्र सुंग। द सुंग डायनेस्टी हैड टू फेस बैक्टीरियन एंड ग्रीक इन्वेजन। जो सुंग डायनेस्टी थी यानी कि जो नॉर्थ में आई थी, इन्होंने क्या बैक्टीरियन भी और ग्रीक यानी कि फॉरनर इन्वेजन्स झेले इन्होंने, विद कैप्चर्ड पाटलिपुत्र फॉर सम टाइम, ठीक है, जिन्होंने पाटलिपुत्र को, यानी कि जो उस टाइम का कैपिटल हुआ करता था पूरे देश का, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था कि इन्होंने फॉरनर्स ने, यानी कि यही बैक्टीरियन और ग्रीक्स ने। सुंग डायनेस्टी वर ब्राह्मण्स। जो सुंग डायनेस्टी थी वो ब्राह्मण्स थी। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अब यहाँ से ब्राह्मण्स का जो रोल था यानी उनका साम्राज्य था अब वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि इससे पहले माना जाता है कि क्षत्रियों का राज्य चलता था। तो सुंग डायनेस्टी वर ब्राह्मण्स बट दे पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट आर्ट टू, यानी कि वो बुद्धिज्म यानी उनके आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत पेट्रोनाइज यानी कि बढ़ावा देते थे कि अच्छी चीज़ है। द सुंगास वर एबल टू कंट्रोल ओनली अ पार्ट ऑफ अर्स्ट वाइल मौर्यन एम्पायर। जो सुंग डायनेस्टी थी वो ज़्यादा पार्ट नहीं कंट्रोल में कर पाई थी मौर्यन एम्पायर का, नॉर्थ का ही कुछ पार्ट वो मतलब कर पाई थी कंट्रोल में। द सुंग वर पॉसिबल ऑफ ब्राह्मण ऑरिजिन
हु बिलोंग्ड टू उज्जैन, यानी ये बोल रहा है कि जो शुंग थे वो ब्राह्मण ओरिजिन थे जो कि उज्जैन से बिलोंग करते थे, एंड लेटर वो डेवलप्ड हो गए कॉन्टैक्ट्स विद मौर्यन किंग्स बाय वर्क अंडर देम एज ऑफिशियल्स, यानी कि वो उज्जैन से आए हुए कुछ ब्राह्मण्स थे जिन्होंने मौर्यंस के अंडर काम किया, और बाद में जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, जब राजा अशोक की डेथ हो गई थी, उसके बाद ज़्यादा वैसे मतलब कहते हैं ना सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं बोला गया था, उसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया मौर्यन एम्पायर में जो अपनी उस साम्राज्य को संभाल पाए। तो इनको क्या हुआ, यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग को मौका मिल गया। आगे मैं वो स्टोरी बताऊंगी आपको। दे ट्राइड टू रिवाइव ब्राह्मण प्रैक्टिस बाय कंडक्टिंग वैदिक रिचुअल्स। देखिए हमें पता है कि इससे पहले कास्ट सिस्टम नहीं होता था, लेकिन क्या हुआ, लेटर वैदिक में कास्ट का सिस्टम आ गया था, जिसमें क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्य। देखिए वैश्य यहाँ आते थे क्षत्रियों के नीचे, बिजनेसमैन। क्षत्रिय वॉरियर हुआ करते थे, ब्राह्मण से एक तरीके से पंडित मान लीजिए, या सबसे ऊंची जात मानी जाती थी, और लास्ट थे शूद्र, जिनको लोअर कास्ट माना जाता था। मतलब इनके हाथ से पानी भी कोई पीना पसंद नहीं करता था उस टाइम पे, इनको बस नीचे छोटे मोटे काम के लिए जैसे रखा जाता था, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो क्या हुआ, इन्होंने इसी ब्राह्मण प्रैक्टिसेस को, सेक्रीफाइसेस जो एनिमल्स के सेक्रीफाइस देते थे, फिर वही सब चीज़ें कि सती जो होते थे लोग करवाते थे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम से ही बढ़ने लग गई थी। सम सोर्सेज क्लेम, देखिए ये सोर्सेज में है, इसका कुछ वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना लिखी हुई चीज़ें सबके हाथों से अलग अलग, तो वहीं से हमें ये सारी चीज़ों का पता चलता है। अगर हम बात करें, सम सोर्सेज क्लेम अ परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट अंडर दैम, तो कुछ सोर्सेज का कहना है कि बुद्धिज्म भी उस टाइम पे था। तो यहाँ से क्या है कि सुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपको देखती हूँ बताने के लिए है, तो जो डिक्लाइन हुआ था मौर्यंस का। सबसे पहली बात, जो वन लाइनर एग्जाम्स में आते हैं, तो कितने सालों तक जो मौर्यन डायनेस्टी है वो चली थी, तो 137 ईयर्स तक चली थी मौर्यन डायनेस्टी, गिविंग 90 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मौर्यंस। तो यानी कि शुरू के जो 90 साल हैं, शुरू के जो 90 ईयर्स है, वो शुरू के 3 मौर्यंस ने दिए। वो कौन थे, मैं उनके बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद क्या हुआ, बाकी के जो 47 ईयर्स बचे, वो बाकी के मौर्यंस जो छोटे मोटे राजा बने उन्होंने किया। आफ्टर अशोका की डेथ द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई कहता है नॉर्थ साउथ, कोई कहता है ईस्टर्न वेस्ट, तो इस तरीके से ये बट गए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ी स्टोरी अलग मिलेगी, फिर वो ईस्टर्न वेस्टर्न के वे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि वेस्ट पार्ट किसी कुणाल नाम के इंसान ने वो किया और ईस्टर्न पार्ट किसी और ने किया। ठीक है, सतवाहनास का भी आपको जिक्र मिलेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट था एम्पायर का विद पाटलिपुत्र एज द कैपिटल केम टू बी रूल्ड बाय दशरथ, प्रोबेबली द ग्रैंडसन। देखिए पाटलिपुत्र जो है, इस पे किसने कैपिटल बनाया था, जो कि कैपिटल थी उस टाइम की। ठीक है, तो इस पे किसने रूल किया था अशोक के बाद, इस पे रूल किया था दशरथ ने, जो कि ग्रैंडसन थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रैंडसन थे अशोक के। ठीक है, इन्होंने इस पे रूल किया। दशरथ ने क्या किया, डेडिकेटेड केव्स ऑफ नागा अर्जुना हिल्स टू आजीविका सेक्ट। आफ्टर, मतलब इसने क्या किया दशरथ ने, इसने जो नागा अर्जुन हिल्स है, ये बिहार वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने ये नागा अर्जुन हिल्स जो है ये किसको दे दिया, आजीविक सेक्ट को, जो बिम्बिसार ने अपनाया था, आजीविकाज। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको बस मुझे यही बताना था। तो जो इसके लास्ट किंग थे ना मौर्यंस के, वो बृहद्रथ थे। मैंने नागदशक गलत बोल दिया था, जो लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के वो बृहद्रथ थे, मैं वो करवा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। इसके बाद हमें क्या होता है ना कि अब हमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जो सुंग डायनेस्टी, मैं कोशिश करूँगी आज गुप्ता एम्पायर तक कंप्लीट करवा दूँ। ये पोस्ट गुप्ता मौर्यन एम्पायर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली डायनेस्टी आती है शुंग डायनेस्टी। ये कब से कब तक थी, 185 से लेकर 73 BC तक। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। जो बृहद्रथ था वो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या हुआ था, इसको किसने मार दिया था बृहद्रथ को, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बृहद्रथ was killed by Brahmin
सेनापति, होप राइटिंग समझ में आ रही होगी, जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। ही स्टैब्लिश्ड सुंग डायनेस्टी, इसी ने अपनी सुंग डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं इस पे। सुंग डायनेस्टी की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग वॉज ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथ, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यज। ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड, इसने क्या किया, एक मिलिट्री परेड चल रही थी, उसके दौरान ही इसने मार दिया बृहद्रथ को और स्टैब्लिश कर दिया अपने थ्रोन, यानी खुद गद्दी पे बैठ गया ये। कुछ हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि दिस वॉज एन इंटरनल रिवोल्ट अगेंस्ट द लास्ट मौर्यन किंग, यानी कि ये इंटरनल रिवोल्ट चल रहा था बृहद्रथ के खिलाफ। कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो था मौर्यंस का ओवरवेलिंग पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, तो कुछ का कहना ये है कि जो मौर्यन एम्पायर जो था बुद्धिज्म की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा था, तो ब्राह्मण्स को डर लगा कि ये हमारा वजूद ही मिटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर हर कोई बुद्धिज्म अपनाएगा तो हमारी खुद की जो छवि है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पुष्यमित्र सुंग ने उनका वध कर दिया था, कुछ का कहना है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। पुष्यमित्र सुंग ने कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश करी, तो उसने पाटलिपुत्र को ही कंटिन्यू रखा। ही सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक्स फ्रॉम 2 ग्रीक्स, यानी इसके ऊपर 2 ग्रीक्स के वो हुए थे अटैक, जिनके नाम थे मिनेंडर और डेमेट्रियस। ही ऑल्सो थॉटेड एन अटैक फ्रॉम द कलिंग किंग खारवेल, देखिए कलिंग के किंग थे खारवेल नाम है, इनके बारे में बताऊंगी। हाथी गुम्फा एक इंस्क्रिप्शन है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो इन्होंने भी अटैक किया था किस पे, पुष्यमित्र सुंग के कैपिटल पे। ही कॉन्क्वर्ड, किसने, पुष्यमित्र सुंग ने कॉन्क्वर्ड कर लिया विदर्भ को। ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। कुछ अकाउंट्स पोर्ट्रे करते हैं हिम एज अ प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपास। कुछ का कहना है कि इन्होंने बुद्धिस्ट का बहुत शोषण किया था, बहुत उनके साथ वो किया था, और जो भी स्तूपास बुद्धिज्म के टाइम पे बनाए गए थे मौर्यस के टाइम पे, उन सबको इन्होंने खत्म नष्ट कर दिया था। बट देयर हैज़ बीन नो अथॉरिटेटिव एविडेंस टू दिस क्लेम, इस क्लेम का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, मतलब लिखा हुआ। ये कहा जाता है ऐसा कि ये अगेंस्ट थे, इन्होंने सारे जो स्तूपास हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बट इसका कोई सोर्स मतलब प्रॉपर एविडेंस हमारे पास नहीं है। ड्यूरिंग दिस रीजन द स्तूपा एट सांची, यानी जो स्तूपा था सांची में एंड बरहुत में, वर रिनोवेटेड। इसी पीरियड के टाइम पे जो 2 स्तूपास थे, कहाँ कहाँ के, सांची और बरहुत। देखिए एग्जाम में आएगा कि बुद्धिज्म के 2 स्तूपास थे सांची और बरहुत, वो किस राजा यानी कि किस डायनेस्टी के टाइम पे उसको रिनोवेट किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है सुंग डायनेस्टी, जिसके राजा थे पुष्यमित्र सुंग। ही बिल्ट द स्कल्पचर स्टोन गेटवे एट सांची, ठीक है। ही परफॉर्म्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस, देखिए वैदिक टाइम पे भी लेटर वैदिक में सेक्रीफाइसेस का वर्णन हुआ था, उसके बाद यहाँ हुआ है कि ये भी परफॉर्म करते थे वैदिक सेक्रीफाइसेस सच एस। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले ऐसे कौन से डायनेस्टी के राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, राजसूय किया था और वाजपेयी, तो इन तीनों को किसने शुरू किया था, तो उसका नाम आ जाएगा पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग पेट्रोनाइज करते थे संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि को। आपको पतंजलि का नाम काफ़ी बार हिस्ट्री में पढ़ने में आया होगा। अकॉर्डिंग टू द पुरानाज हिज रीजन लास्टेड फॉर 36 ईयर्स, तो यानी कि 36 साल पुरान्स के हिसाब से हमें पता चलता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू पुरानाज क्या हुआ, इनका जो रीजन था वो 36 ईयर्स तक ही था, और ये 151 BC में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम बात करेंगे अग्निमित्र के बारे में। वॉज पुष्यमित्र सुन, जो अग्निमित्र थे वो पुष्यमित्र सुंग के बेटे थे। हु सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन, उन्होंने उनकी जगह गद्दी संभाली। हिज रीजन लास्टेड फ्रॉम अबाउट 149 BC से लेके 141 BC। बाय दिस टाइम विदर्भ, देखिए जो विदर्भ को कॉन्क्वर्ड किया था किसने, पुष्यमित्र सुंग ने, वो अग्निमित्र के टाइम पे जो है ब्रोक अवे हो गया, फ्रॉम द एम्पायर से अलग हो गया था विदर्भ। अग्निमित्र इज द हीरो ऑफ कालिदास पोयम मालविका अग्निमित्रम। देखिए आपने कई जगह हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कालिदास की पोइट यानी उनकी पोइट्री, उनकी बुक्स के बारे में आता है जो भी वो लिखते थे, तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अग्निमित्र, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जो मालविका अग्निमित्रम लिखी गई है कालिदास के बारे में, कालिदास के द्वारा, उसमें जो अग्निमित्र का रोल है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो वो सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जिनका नाम अग्निमित्र था, जो कि पुष्यमित्र सुंग के बेटे थे। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ये कंप्लीट करना है कि एक लव स्टोरी थी मालविका अग्निमित्रम। क्या थी, एक लव स्टोरी थी, किसके बीच में मालविका और अग्निमित्र के बीच में, तो इनका नाम ही इसमें है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हिज सन वासुमित्र सक्सीडेड हिम एज अ किंग। अब क्या हुआ, राजा के बेटे ही पहले राजा बना करते थे, तो क्या हुआ था, अग्निमित्र का जो बेटा था वासुमित्र, उसने उसको सक्सीड कर लिया, यानी कि वो उसकी जगह गद्दी पे बैठ गया।
अब हम बात करें द ग्रीक किंग्स एंटिलसिडास फर्स्ट सेंट हिज एम्बेसडर नेम्ड हेट्रोडस, यानी कि जो कोई ग्रीक राजा था, ईरानियन राजा था कोई, एंटिलसिडास फर्स्ट, इसने अपना एम्बेसडर भेजा हेट्रोडोटस को, किसके कोर्ट में? शुंग के कोर्ट में। आपको ये ध्यान रखना है कि हेट्रोडोटस जो है ये एम्बेसडर था, कहाँ से? ग्रीक का था। इसको किसने भेजा था? आपको इनका नाम ध्यान रखना है। और किसके कोर्ट में आया था? तो शुंग के कोर्ट में आया था। जो हेरोडोटस था इसने एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया था जिसका नाम था गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ ध्वज नाम का जो एक पिलर है ये किसने बनवाया था? ये हेरोडोटस ने बनवाया था इन द ऑनर ऑफ वासुदेव, गॉड वासुदेव, यानी कि ये अपने नज़र में इनको गॉड मान चुके थे और इनकी याद में इन्होंने पिलर बनवाया था। किसने? हेरोडोटस ने, जो कि एक ईरानियन एम्बेसडर थे। आफ्टर अग्निमित्र अ सीरीज ऑफ वीक रूलर सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र और भागभद्र देवभूति फॉलोड लीडिंग द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। देखिए जिस तरीके से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ अशोक के बाद, वैसे ही अग्निमित्र के बाद भी जो रूलर्स आते गए, इन्हीं के मतलब संतान जो आगे आगे पीढ़ियाँ चलती रही, उन्होंने इस डायनेस्टी को वीक कर दिया और ये डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। द लास्ट शुंग किंग वॉज देवभूति, यानी शुंग के जो लास्ट किंग थे वो देवभूति थे। ही वॉज प्रेसिडेड बाय भागभद्र। देवभूति वॉज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर। यहाँ पर देखिए इसको इसके खुद के मिनिस्टर ने मार दिया जिसका नाम था वासुदेव कन्व। अब यहाँ से कन्व डायनेस्टी का जो उद्गम है वो स्टार्ट हो जाएगा इन अराउंड 73 BC। किसने मारा? देवभूति। अब आपको पहला रूलर याद रखना है शुंग डायनेस्टी का, पुष्यमित्र शुंग, और जो लास्ट रूलर थे वो थे देवभूति। किसके द्वारा मारे गए थे? वासुदेव कन्व के बारे में। और वासुदेव कन्व जो है कन्व डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हैं। तो किसने फाउंड किया? वासुदेव ने। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। दिस स्टैब्लिश द कन डायनेस्टी एट मगध। कहाँ? मगध में 73 से लेकर 28 BC तक था। कुछ इफेक्ट्स बताती हूँ मैं आपको शुंग रूल के क्या क्या हुए थे। हिंदुज़म वॉज रिवाइव्ड अंडर शुंग, यानी कि जो ब्राह्मण्स जो था, मतलब पहले जो बुद्धिज़्म की तरफ एक तरीके से झुकाव आ गया था, तो इन्होंने हिंदुज़म को वापस से लेकर आए। शुंग ने इनको वापस से रिवाइव किया। जो प्रॉपर स्पिरिचुअल हुआ करते थे या वैदिक रिचुअल्स हुआ करते थे, जो भी सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस किया करते थे उस टाइम पे एनिमल्स वगैरह को लेके, तो वो प्रॉपर जो चीज़ें होती थी वो सब कहाँ स्टार्ट हो गई? दोबारा से शुंग डायनेस्टी में। द कास्ट सिस्टम वॉज ऑल्सो रिवाइव्ड विद द राइज ऑफ ब्राह्मण्स। जैसे मैंने बताया ना, जैसे लेटर वैदिक में ये चीज़ें हो गई थी, उसके बाद धीरे 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 कम हुई, लेकिन फिर से शुंग डायनेस्टी के आते ही ब्राह्मण्स का जो ये कास्ट में डिफरेंसेस करना वापस से शुरू हो गया। अनदर जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग द शुंग रीजन वॉज द एमरजेंस ऑफ वेरियस मिक्सड कास्ट। काफ़ी सारी अलग अलग कास्ट आने लगी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ फॉरनर्स आने लगे इनटू द इंडियन सोसाइटी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होने लग गया। द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत गेन मोर प्रोमिनेंस, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज जो है और उसको प्रोमिनेंस मिलने लगी और मतलब बढ़ता चला गया उस लैंग्वेज का यूज़ करना संस्कृत का, क्योंकि ब्राह्मण्स पहले संस्कृत ही यूज़ करते थे ज़्यादातर। कहीं भी आप देख लिए हर चीज़ें संस्कृत में ही लिखी हुई हैं। इवन सम बुद्धिस्ट वर्क ऑफ दिस टाइम वर कंपोज्ड इन संस्कृत में भी लिखे गए हैं। दिस सुंग्स पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन्होंने भी आर्ट और आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज किया है। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड सिम्बल्स इन आर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये सुंग डायनेस्टी का हमने कर लिया। तो पुष्यमित्र शुंग, आपको पता होगा कि मौर्यन जो एम्पायर था उसका आर्म्ड फोर्स में ये चीफ था, यानी कि चीफ कमांडर था ये, तो इसलिए इसको मौका मिल गया था बृहद्रथ को मारने के उससे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको पुष्यमित्र के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि इसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भागवत वॉज देवभूति इसका लास्ट रूलर था, यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कण्व डायनेस्टी आ गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे पुष्यमित्र शुंग से कि जो ग्रामेरियन थे, ग्रामेरियन पतंजलि, ये किसके पीरियड में थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में थे, तो ये इनके कंटेम्प्रेरी थे। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ मेंशन है। तो ये एक सेकेंड, अयोध्या इंस्क्रिप्शन है ऑफ धनदेव का, उसमें ये मेंशन है कि जो ग्रामेनियन पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी थे। कहाँ लिखा है ये? तो ये मेंशन है अयोध्या इंस्क्रिप्शन में। एक सेकेंड, आप खुद ही लिख लीजिएगा कि ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है।
किसके बारे में, पतंजलि के बारे में, जो कि धनदेव की है, आप लिख लेना इसको। नेक्स्ट हम आते हैं कण्व डायनेस्टी स्टार्ट होती है। सुंग डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जितना जितना था वो मैंने आपको बता दिया। मालविका अग्निमित्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अग्निमित्र जो कि सन थे पुष्यमित्र के, वो उनके नेक्स्ट वो थे, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बाणभट्ट ने, यहाँ लिख देती हूँ, बाणभट्ट का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हर्षचरिता लिखी है। बाणभट्ट रोट हर्षचरिता, उसमें इन्होंने लिखा है बाणभट्ट ने कि जो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ के सेनापति ने सेना के एक प्रदर्शन को आयोजित किया और राजा का प्रदर्शन को देखने के लिए आमंत्रित किया। मतलब क्या किया बृहद्रथ ने, बृहद्रथ जिसने जो लास्ट रूलर था, ठीक है, उसने क्या किया, अपने सेनापति यानी कि पुष्यमित्र सुंग, उसको बोला कि उसने क्या किया था, पुष्यमित्र सुंग ने एक चीज़ आयोजित की थी, उसने किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करने के लिए, और वहाँ उसने जानबूझ के जो है बृहद्रथ को आमंत्रित किया, जो कि राजा था, और उस समय बृहद्रथ को पुष्यमित्र ने मार दिया था। तो ये चीज़ का जो सबूत हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें बाणभट्ट की जो हर्षचरिता है वहाँ से मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो मैंने आपको कालिदास की जो वो थी पोयम मालविका अग्निमित्रम की वो स्टोरी है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, उसके लिए भी सोर्सेज हैं। मालविका अग्निमित्रम जो है, इसके बारे में हमें दिव्य वादन एंड तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य नर्मदा तक फैला हुआ था। तो मालविका अग्निमित्रम में लिखा हुआ है कि दिव्यवादन और तारानाथ के अनुसार जो पुष्यमित्र का जो राज्य था, यानी कि जो सुंग डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे, उनका राज्य जो है नर्मदा तक फैला हुआ था। जो नर्मदा रिवर है वहाँ तक इसका राज्य फैला हुआ था। ये कहाँ लिखा हुआ है, दिव्यवादन और तारानाथ में, जो कि रिलेटेड है मालविका अग्निमित्रम से। ठीक है, आपको इस तरीके से कंबाइन करके पढ़ना है। बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कण्व डायनेस्टी 73 से 28 BC तक। एक मिनट में कुछ और भी देख लेती हूँ अगर कुछ है मेरे पास तो। अभी हम ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, फिर मैं बाद में वीडियोस बनवा दूंगी क्योंकि काफ़ी कुछ है। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव कण्व। अब ये डायनेस्टी जो है ये वासुदेव कण्व के द्वारा फाउंड की गई थी। ही रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड वॉज सक्सीडेड बाय भूमिमित्र। इसने बहुत ही छोटे टाइम के लिए, मतलब इसका रोल ज़्यादा नहीं था, बस इतना ध्यान रखना है कि इसने जो है लास्ट सुंग डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको हरा के, उनको मार के ये खुद राजा बन गया था। तो पहला रूलर के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं कण्व डायनेस्टी के। ही रूल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड वॉज सक्सीडेड बाय भूमिमित्र। तो किसके द्वारा, भूमिमित्र के द्वारा। द एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड इंटू पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, यानी ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये एम्पायर डिवाइड हो गया। द कण्व डायनेस्टी हैड क्लेम्ड विदिशा एज देयर कैपिटल, यानी इन्होंने किसको कैपिटल बनाया, विदिशा को। और पुष्यमित्र यानी कि सुंग डायनेस्टी ने किसको बनाया था कैपिटल, तो उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था। अब इनके मेजर रूलर कौन है, वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायणा और सुश्रमण। भूमिमित्र की बात करें, रूल्ड फॉर पीरियड ऑफ 14 ईयर्स एंड हिज सन नारायण रूल्ड फॉर 12 ईयर्स। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि ये डायनेस्टी भी बीच में आई थी। एंड द सतवाहना डायनेस्टी डिफीटेड द कण्व डायनेस्टी एंड स्टैब्लिश देयर एम्पायर। सतवाहना ने इनको हरा दिया। द लास्ट किंग जो था कण्व डायनेस्टी का, वो सुशर्मन था, वॉज किल्ड बाय सतवाहना आंध्र किंग। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रो की बात करते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो कण्व डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड कण्वयानाज, ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, कण्वयानाज, द सक्सेसर्स ऑफ द शुंग इन द नॉर्दर्न इंडियन किंगडम ऑफ मगध। मगध में आए थे ये, हु रूल्ड अबाउट इतने से इतने ईयर तक। पुरानिक लिटरेचर की बात करें, शोज दैट कण्व डायनेस्टी रूल्ड फॉर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से रूल किया इन्होंने, मगध इन ईस्टर्न इंडिया एंड द सेंट्रल फॉर्मर कैपिटल ऑफ शुंग एम्पायर। ठीक है, देयर कॉइन्स आर प्राइमरीली फाउंड इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ विदिशा। इनके जो कॉइन्स थे ये विदिशा के आसपास पाए गए, इन सेंट्रल इंडिया। द कैपिटल ऑफ लेटर शुंगाज रूलर, जो कि विदिशा इनके कण्व रूलर के जो कैपिटल हुआ करते थे। मतलब मैंने बताया ना कि विदिशा जो कैपिटल थी वो कण्व की थी। अब बात करें
द कंव डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय वासुदेव किंग, मैं आपको करवा चुकी हूँ। वासुदेव वॉज इनिशियली अ मिनिस्टर ऑफ शुंग एम्पायर, देवभूति यानी कि देवभूति के थे, जो लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के, हु देन असैसिनेटेड द फॉर्मर एम्पेरियर एंड अपसर्ट द थ्रोन, यानी थ्रोन इसने अपने अंदर ले लिया, जो गद्दी थी। वासुदेव वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन भूमिमित्र, ये मैंने बता दिया आपको, वही सेम चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू पुरानास द लास्ट किंग ऑफ द कंग डायनेस्टी वॉज किल्ड बाय बालीपूचा, हु फाउंडेड आंध्र डायनेस्टी, जिसको आंध्र डायनेस्टी सतवाहना डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। किसने मारा था? बालीपूचा ने। फर्दर द एक्सटेंट ऑफ कन्व टेरिटरी वॉज कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ शुंगरोल। तो ये सारे रूलर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अदर नॉन फैक्ट्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कन्व किंग थे वो ब्राह्मण्स थे, ये भी ब्राह्मण्स थे। पुष्यमित्र यानी कि शुंग डायनेस्टी भी ब्राह्मण्स थी। दे वर डिसेंडेंट ऑफ सेज शौभरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिफीट ऑफ द कन्व डायनेस्टी बाय द सतवाहना डायनेस्टी वॉज अ लोकलाइज्ड इवेंट इन सेंट्रल इंडिया। हाउएवर न्यूमिस्मेटिक एंड एपिग्राफिक एविडेंस सजेस्ट करते हैं, यानी कि दो एविडेंस है, न्यूमिस्मेटिक और एपिग्राफिक एविडेंस, ये सजेस्ट करते हैं हमें कि मगध इटसेल्फ केम अंडर द हेजेमनी ऑफ मित्र डायनेस्टी, यानी कि मगध मित्र डायनेस्टी के अंदर भी आया था, जो कि कौशंबी के थे, फ्रॉम 1st सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी BC। ये क्या कहना चाह रहा है कि मगध किंगडम जो कि कभी कन्व डायनेस्टी का हुआ करता था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे सोर्सेज मिले हैं हमें मगध के बारे में जहाँ ये पता चलता है कि इनका जो मित्र डायनेस्टी जो है कौशंबी की, इनका रूल हुआ था 1st से 2nd सेंचुरी तक। तो दस आफ्टर अ शॉर्ट रीजन ऑफ अबाउट 45 ईयर्स द कन्व डायनेस्टी डिसअपियर्ड, यानी कुछ 45 साल के रूलिंग के बाद कन्व डायनेस्टी जो है डिसअपियर हो गई फ्रॉम द पॉलिटिकल फील्ड ऑफ इंडिया, एंड विद दैम वेनिस्ड द नेम एंड द फ्रेम ऑफ द मगध एम्पायर। इसके साथ साथ जो है मगध एम्पायर भी बिल्कुल डाउन हो गया, जो नाम हुआ करता था मगध एम्पायर का वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। किसके साथ? कन्व डायनेस्टी के बाद। तो ये याद रखना है कि किस डायनेस्टी के बाद जो मगध एम्पायर था उसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया था, यानी कि उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया था, तो वो कन्व डायनेस्टी के बाद। अब आते हैं हम सतवाहना डायनेस्टी, जो साथ ही साथ साउथ में चल रही थी। टाइम पीरियड को आपको ध्यान देना है कि 75 से 28 BC है, इसका क्या है 60 BC, तो यानी कि साथ साथ ये भी नीचे साउथ में चल रहा था। सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यान्स, यानी कि मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद से सतवाहना डायनेस्टी, साउथ की अब हिस्ट्री स्टोरी चल रही है। आपको अब तक नॉर्थ की स्टोरी बताई है मैंने, जो मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद हुई। अब हम मौर्यन एम्पायर के बाद जो डेट खत्म हुई थी उसके बाद हम देखेंगे कि साउथ में किस रूलिंग ने यानी साम्राज्य ने रूल किया। तो हम बात करेंगे सतवाहना डायनेस्टी की। सक्सेसर्स थे ये मौर्यंस के इन द डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में वर द सतवाहनाज। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देयर कैपिटल वॉज प्रतिष्ठाना और पैथन। तो ये आपको ध्यान रखने, दोनों नाम दे देते हैं कि प्रतिष्ठान लिख दो या पैथन करके नाम आएगा, तो ये इनकी कैपिटल थी। वाइल बरहुच जो था वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी। पोर्ट यानी समझ गए ना, बंदरगाह, जहाँ से बिजनेस ट्रेड सारा माल पानी है जो आता जाता था बिजनेस के लिए, वो यहीं पे होता था। कहाँ पे? बरहुच। तो ये पूछ लेंगे आपसे कि बरहुच जो है किसकी पोर्ट सिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो सतवाहनास की। अब बात करें दी अर्ली सतवाहना किंग अपीयर्ड नॉट इन आंध्र बट इन महाराष्ट्र। जो स्टार्टिंग में जो सतवाहना किंग्स थे वो जो अपीयर हुए वो आंध्र में ना होके वो महाराष्ट्र साइड के थे, बट मोस्ट ऑफ देयर अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन आंध्र। यानी कि स्टार्टिंग तो महाराष्ट्र से ही हुई थी, लेकिन जो इनके मोस्ट सोर्सेज जो हमें पता चलते हैं वो आंध्र से पता चलते हैं, यानी कि बाद में आंध्र में इनका कुछ रहा होगा, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं सिमुक की बात करें तो सिमुक जो है वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। आपको इनका नाम पता होना चाहिए, होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सिमुक जो है फर्स्ट रूलर थे, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। ही वॉज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोक। अशोक की डेथ के जस्ट बाद जो है साउथ में सतवाहना डायनेस्टी का इमरजेंस हो गया था, और वहाँ पर कौन उसके रूलर बने थे यानी उनके सक्सेसर थे। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि साउथ में अशोक के सक्सेसर कौन थे, सतवाहना डायनेस्टी के रूलर थे, सिमुक नाम था। In this region, Satkani won. He was immediate successor of Ashok in this region. ठीक है, सतकर्णी वन रेज द पावर ऑफ, रेज द, यहाँ पे लाइन खत्म है ये। सतकर्णी वन जो है फर्स्ट बोल सकते हो, रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ डायनेस्टी बाय कॉन्क्वेस्ट। तो जो सतकर्णी थे इन्होंने यहाँ की पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाया और डायनेस्टी को वास्ट किया, एक्सपेंड किया। ही परफॉर्म्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस। देखिए नॉर्थ में भी वैदिक सेक्रीफाइसेस चल रहे थे और साउथ में भी। सतवाहनाज वर फाइनली सक्सीडेड बाय द वकाटा डायनेस्टी।
वकाटका डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ही इसका जो एंड है वो किसके द्वारा किया गया, वकाटका डायनेस्टी के द्वारा। एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने कहाँ पे ख़त्म किया इसको, आंध्र प्रदेश में। तो दो डायनेस्टी देखिए, सतवाहना के ख़त्म होते ही दो डायनेस्टीज़ का एमरजेंस हुआ, किसका, वकाटका का महाराष्ट्र में और इक्ष्वाकु का आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से आपको रिलेट करके इसको पढ़ना है। सतवाहना की बात करें, सतवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। क्या बोल रहा है ये, सतवाहना ने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करने का कि डोनेट करना है लैंड को विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के लिए। किसको देते थे ये, ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो ये सतवाहनाओं ने स्टार्ट किया था, विच इवेंचुअली वीकेंड देयर अथॉरिटी। अब आप धीरे धीरे करके अपनी सारी ज़मीनें सबको देते चले जाएंगे तो वो आपकी अथॉरिटी कम कर देगा, क्योंकि जो ज़मीन पे आपका हक था वो आप दूसरों को दे रहे हो, मॉन्क्स को दे रहे हो, ब्राह्मण्स को दे रहे हो, तो उस पर अब आपका कोई हक नहीं है। आपकी जो रूलिंग की जो कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही थी, एंड रिजल्टेड इन द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन लेटर पीरियड। फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो गया, क्यों, किस लिए, अब सब अपने अपने हक के लिए लड़ने लग गए, अब किसी एक राजा की नहीं चलने वाली थी। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट इन इंडिया बिलोंग्स टू फर्स्ट सेंचुरी BCE वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सतवाहनाज। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस के एविडेंस मिलते हैं लैंड ग्रांट के, कि ये जो लैंड दान में दिया करते थे, ऐसे ही दे दिया करते थे ग्रांट के रूप में, गिफ्ट के तौर पे इंडिया में, ये कहाँ से पता चलता है, फर्स्ट सेंचुरी BCE जो रीजन था सतवाहना का। देखिए सतवाहना, जो मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ, ये गुजरात का लोअर पार्ट जो है और ये सारा एरिया साउथ तक, ये पूरा सतवाहना का था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वो अब आप छोटे छोटे पार्ट किसी किसी को दे दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, कुछ भी नहीं। अब फिर उनको जब लालच आएगा, वो भी राजा बनने की सोचेंगे, तो सब अपने अपनी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गए और इनका जो खुद का साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया। अब कॉइनेज के आने के, इनके यहाँ के कॉइन्स की बात करें तो सतवाहनास जो थे वर द अर्लीस्ट इंडियन रूलर्स टू इशू देयर ओन कॉइन्स, यानी कि ये सबसे पहले इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने खुद के अपने कॉइन्स इशू किए थे विद पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स, यानी अपने रूलर्स की फोटोज़ लगा के। समझ रहे हैं आप, अब कॉइन्स पे इनके रूलर्स की फोटोज़ लगी होती थी, तो ये पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने ऐसे कॉइन्स को स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग विद द किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी। अभी सतकर्णी के मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इनका नाम है सतकर्णी फर्स्ट। तो इन्होंने ही क्या किया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी बोलते हैं, यानी कि उस टाइम पे सतवाहना जो है ना वो मैट्रिमोनियल, मतलब मैट्रिमोनियल कह सॉरी, थोड़ा अपनी जो मदर्स के नेम को अपने आगे रखते थे ये लोग, तो ये इनकी स्पेशलिटी थी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करें तो अब प्रैक्टिस डिराइव्ड फ्रॉम दैट, फ्रॉम द ऑफ द वेस्टर्न सत्रापास ही डिफीटेड। थाउजेंड्स ऑफ लीड, बहुत सारे लीड्स कॉपर सतवाहना ने कॉइन्स के तौर पे यूज़ किए, हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द डेक्कन रीजन में पाए गए हैं। अ फ्यू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अब क्वेश्चन क्या बनता है आपसे कि सतवाहनास के टाइम पे किस किस मेटल्स के, धातु के जो कॉइन बने गए थे, तो लीड भी था, कॉपर भी थे, ठीक है। आपको गोल्ड और सिल्वर भी ध्यान रखना है कि छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन पाए गए हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखिए हम उस टाइम का, जो क्या हालत थी उस टाइम पे इकोनॉमिक की। सतवाहना जो थे वो प्रैक्टिस करते थे, सॉरी पार्टिसिपेटेड इन, बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यानी ये अपना एक्सपेंशन इकोनॉमिकली, यानी कि जो पोर्ट्स वगैरह ये बनाते थे उसमें बिलीव करते थे कि जिससे बिजनेस इनका आता जाता रहे। और जो कॉइन आ गया, ऑब्वियसली पैसे की बात आ गई, अब पैसे आए हैं तो सबको पैसा कमाना है, तो ये उस चीज़ की, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते थे। थ्रू इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज करते थे प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉमोडिटीज़ के लिए भी। एग्रीकल्चर पे फोकस करते करते इन्होंने और दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना शुरू कर दिया था, ट्रेड करने के लिए विद इन बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी अंदर करने, इंडियन टेरिटरी के अंदर भी बिजनेस करते थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी बिजनेस करते थे, यानी कि दूसरे देशों के साथ। तो लिंक आपको खुद ही मिल रहा है कि कौन सी डायनेस्टी थी सतवाहनास के टाइम पे। आपसे ऑप्शन दे देंगे यूपीएससी के एग्जाम में कि सतवाहनास जो थे वो इंडिया के बाहर भी ट्रेड करते थे, तो येस वो करते थे, तो ये स्टेटमेंट अगर आता है तो आपको वहाँ पे राइट लगाना है। ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, यानी सतवाहना पीरियड के टाइम पे सेवरल लार्ज सेटलमेंट एमर्ज इन द फर्टाइल एरियाज, यानी इनके टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे सेटलमेंट्स होने लग गए, तो फर्टाइल एरियाज में लोग आके रहने लग गए, स्पेशली अलोंग द जो रिवर वाला एरिया होता था उसके किनारे। द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर एग्रीकल्चर, जितने सारे लैंड जो एग्रीकल्चर के अंदर थे वो भी यूज़ होने लगे, एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन रिजर्वियर। तो चीज़ों का ये अच्छे से यूज़ करना सीख गए थे कि हमें कहाँ रहना है, किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है कि अर्निंग का सोर्स बन सके।
सतवानास कंट्रोल द इंडियन सी कोस्ट, इन्होंने इंडियन सी कोस्ट को प्रॉपर कंट्रोल कर लिया एंड एज अ रिजल्ट ये डोमिनेट करने लगे ग्रोइंग इंडियन ट्रेड को जो विद रोमन एम्पायर। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि रोमन एम्पायर के साथ किस डायनेस्टी, किस एम्पायर, किसका जो अस्तित्व दिखाया गया है कि क्या कहते हैं कि ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ, तो सतवाहनास थे। ये सतवाहना किसके साथ ट्रेड करते थे? रोमन एम्पायर के साथ। पूरा जो सी कोस्ट को इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी मेंशन टू इम्पॉर्टेंट सतवाहना ट्रेड सेंटर्स, जिसका नाम है तगारा और प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान और तगारा जो है ये दो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सतवाहना ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। तो ये कहाँ मेंशन है? पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी मेंशन करता है हमें ये, कि आपको ये नाम ध्यान रखना है कि सतवाहना जो है इनके दो इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे। अदर इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर की बात करें, इंक्लूडेड कोंडापुर, बनावसी और मांधव। तो ये थे। इनकी लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सतवाहना इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन लेजेंड्स आर इन अ मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज। मतलब मोस्ट ऑफ द जो इनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो इंडो आर्यन लैंग्वेज में थी। दिस लैंग्वेज हैज़ बीन टर्म्ड प्राकृत, ठीक है, इसको प्राकृत में भी यूज़ किया गया। बाय सम मॉडर्न स्कॉलर्स हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एग्जिस्ट, यानी अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाते कि इंडो आर्यन लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी, बट ऐसा कहा जाता है इन दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाती थी। द सतवाहना ऑल्सो यूज्ड संस्कृत इन पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस में। तो किसमें? वो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस में ही संस्कृत का यूज़ करते थे, लेकिन बहुत ही रेयरली यूज़ करते थे संस्कृत लैंग्वेज का। दी सतवानाज, अब आप ध्यान रखना, नॉर्थ में तो संस्कृत बहुत कॉमन थी, लेकिन साउथ में संस्कृत अभी भी कॉमन नहीं थी, बहुत ही रेयरली पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता था। सतवानाज ऑल्सो इशूड बाईलिंगुअल कॉइन्स। बाईलिंगुअल का मतलब आप समझ रहे हैं, फीचरिंग मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑन वन साइड एंड तमिल लैंग्वेज ऑन अदर साइड। इनके कॉइन्स के दोनों तरफ अलग अलग लैंग्वेज होती थी। एक साइड होती थी इंडो आर्यन लैंग्वेज और दूसरी साइड होती थी तमिल लैंग्वेज। तो ये आपको इंपॉर्टेंस पे ध्यान रखना है। देखिए ये आपके किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम में नहीं आएगा कि डायरेक्ट यूपीएससी में एज इट इज़ लाइन उठा के पूछ देंगे, और ये सारी एनसीईआरटीज़ में लिखी हुई हैं, आपको फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतवाहना से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसलिए मेरे को जितना सोर्स मिला इंपॉर्टेंट मैंने सब इसमें डाला है। तो स्टार्ट करते हैं कल्चर और रिलीजन के बारे में। सतवाहनाज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन कल्चर एट लार्ज, यानी इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। दे वर द फर्स्ट इंडियन किंग, ये पहले इंडियन किंग है टू गिव रॉयल ग्रांट ऑफ लैंड। अब लैंड्स देने लग गए थे इसलिए तो इनका राज्य जल्दी चला गया था। तो ये पहले ऐसे किंग हुआ करते थे जो ग्रांट के तौर पे, तोहफे के तौर पे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ज़मीन ही दान में दे दिया करते थे। तो दोज प्रैक्टिसेस टू बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म। हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं कि जो इनिशियली सतवाहनाज थे वो लोअर कास्ट के थे, अब आप खुद ही देख लीजिए। बट एज दे कंसोलिडेटेड देयर फुट होल्ड ओवर द डेक्कन, यानी कि और साउथ जैसे ही जाते गए, द कास्ट इन स्टोन देयर ब्राह्मणिकल, यानी कि कहा जाता है कि ये लोअर कास्ट के थे शुरू में, लेकिन बाद में साउथ में जाते जाते ये जो है ब्राह्मणिकल, इनका हमें सबूत मिलने लग गया स्टोन्स पे लिखे हुए कि ये ब्राह्मण्स थे। तो एक नासिक इंस्क्रिप्शन है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये इंस्क्रिप्शन का नाम है आपको इंस्क्रिप्शन का नाम पता होना चाहिए और उसमें क्या मेंशन है वो पता होना चाहिए। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ये रिफ्लेक्ट करता है दिस कंसर्न एज गौतमी पुत्र सतकर्णी एट्रीब्यूटेड टू हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ। देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है नासिक इंस्क्रिप्शंस, किसका नाम है इसमें? गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था, किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने खुद को एक टाइटल दिया जिसका नाम है क्षत्रिय दर्पा मर्दाना, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, यानी कि ये क्षत्रियों को नाश करता था, इन्होंने उनको खत्म कर दिया था, इसलिए इसको बोला गया है कि क्षत्रिय दर्प मर्दाना। ये किसको बोला गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को, जिसने क्षत्रियों का नाश किया था, जो क्षत्रियों के अगेंस्ट था। और ये कहाँ से पता चलता है हमें? कोई नासिक इंस्क्रिप्शंस है वहाँ से। अब एक और टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है, हाला नाम है, HALA, हाला एक फेमस सतवाना रूलर था, ठीक है। इज सेड टू हैव कंपोज्ड अ ट्रिटीज कॉल्ड सप्तपसी, इसने कुछ कंपोज किया था ट्रिटीज के लिए जिसका नाम था सप्तसती, विच ओपन्स विद अ पैसेज इन एडोरेशन ऑफ शिवा। इंपॉर्टेंट नहीं है। इट ऑल्सो रेफर्स टू टेम्पल बींग कंस्ट्रक्टेड, टेम्पल्स भी बनाए गए थे फॉर गौरी, ठीक है, एंड वराटाज ऑफ फायर एंड वाटर के लिए। ऑल इन ऑल
Inscriptions as well as evidence from the Puranas clearly established the efforts taken by the Satavahanas to revive Vedic Brahmins in the Deccan. अब ये लाइन क्या बोल रही है कि सारे एविडेंस और इंस्क्रिप्शन से ये बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है पुरानास के थ्रू कि जो एफर्ट्स इन्होंने लिए थे सतवाहनास ने रिवाइव यानी कि वापस से चीज़ों को यानी वही ब्राह्मणिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो वैदिक कल्चर इन्होंने वापस से अपनाया था डेक्कन में, तो ये क्लियर पता चलता है कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर ये लोअर कास्ट के थे तो ऑब्वियसली इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जो उस टाइम पे काफ़ी होते ही थे तो इन्होंने खुद को किया होगा। अब बात करते हैं सेज विद्यानेश्वर, इनका नाम देखना, सेज विद्यानेश्वर ऑल्सो रोट अ कमेंट्री ऑन द यद्या यज्ञ, आप नाम देख लेना, स्मृति ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, ठीक है। यानी कि जो सेत विद्यावेश्वर थे इन्होंने कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम ये है ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, आपको ध्यान रखना है। फर्दर द मोस्ट इंट्रीग्यूइंग प्रैक्टिस इंस्टीट्यूटेड बाय सतवाहना was that of metronymics. Example, the name of emperors of often derived from the female lineage. मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मेट्रोनेमिक्स मतलब अपनी माताओं के नाम को ये इंपॉर्टेंस देते थे। जैसे हम आज के टाइम पे हमारे फादर्स का सरनेम आगे लगता है ना, उस टाइम पे क्या था सतवाहनाज में कि वो अपनी मदर्स के नेम को अपने नाम के आगे रखते थे। इसलिए जो सतकर्णी थे इनके आगे लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि इनकी माँ का नाम गौतमी था तो ये उनके पुत्र हैं जो कि जिनका नाम है सतकर्णी, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट थ्रू नेम्स लाइक गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, तो माँ के नाम से ये जाने जाते थे। इट विल बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन टू कंक्लूड दैट द सतवाहना सोसाइटी वॉज अ मैट्रियार्कल और मैट्रिनीलियन सोसाइटी। ठीक, क्लियर है। एज इट इज़ ये पॉइंट्स यूपीएससी के एग्जाम में दे देंगे और आपसे भी पूछा जाएगा। मैट्रियार्कल थी, थी, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थी वो मैट्रोनेमिक्स थी। ये वर्ड्स और टर्म्स आपको ध्यान रखना है। Nonetheless, it does shed some light on the status of women, यानी इससे हमें पता चलता है कि वुमेंस को वहाँ पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी इंडिया में सतवाहनास के पीरियड में, दैट मे हैव बीन फार सुपीरियर टू वॉज वट इट वॉज इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इवन इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा सोचा ही नहीं जाता कि उस टाइम पे मदर्स को इतना सुपीरियर ओहदे पे रखा गया था। स्कल्पचर शो करते हैं वुमन की वर्शिपिंग होती थी, यानी कि उनको पूजा जाता था बुद्धिस्ट एम्बलम्स में, ये हमें पता चलता है। टेकिंग पार्ट इन असेंबलीज, वुमेन्स पार्ट्स लेती थी असेंबलीज में, एंटरटेन करती थी गेस्ट अलॉन्ग साइड देयर हस्बैंड्स के साथ। मोर ओवर मैनी वुमेन गिव ग्रांट्स ऑफ लैंड टू मॉन्क्स, यानी औरतों ने भी, यानी औरतों के नाम पे भी उस टाइम पे ज़मीनें हुआ करती थी और वो भी अपनी जो ज़मीनें हैं मॉन्क्स को दान में दिया करती थी, शोइंग दैट दे हैड कंसिडरेबली एजेंसी, यानी उनके पास भी खुद की पावर थी। अब इनके आर्किटेक्चर की बात करें, थोड़ा डीप पढ़ना ज़रूरी है, मैं इसको करने के बाद ख़त्म कर दूंगी, मैं गुप्ता तक नहीं जाऊंगी क्योंकि उसके बाद फिर छेदी डायनेस्टी भी है और छेदी डायनेस्टी के बाद इंडो ग्रीक डायनेस्टी है, हम यहीं कंप्लीट कर देंगे आज। आर्किटेक्चर की बात करें, द स्कल्पचर ऑफ द अमरावती स्तूपा, जो अमरावती स्तूप है उसके जो स्कल्पचर रिप्रेजेंट करते हैं आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किसके, सतवाहना पीरियड के। दे बिल्ट बुद्धिस्ट स्तूपास भी बनाए हैं इन्होंने अमरावती में। तो सतवाहना ने कहाँ पे बनाई थी, 95 फीट हाई बनाई है अमरावती में, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास, सतवाहनास ने भी काफ़ी स्तूपास बनाए, कहाँ कहाँ पे, गोली में, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने, अमरावती, श्री पर्वतम। केव का नाम है 9 और 10, कंटेन करते हैं अजंता पेंटिंग, तो अजंता पेंटिंग सतवाहना से रिलेट करती है, ये पेट्रोनाइज करते हैं सतवाहना को। एंड द पेंटिंग थ्रू आउट द केव्स अपीयर टू हैव स्टार्टेड विद देम, ठीक है। अशोका का जो स्तूपा था वर एनलार्ज्ड, उसको एनलार्ज किया गया। द अर्लियर ब्रिक एंड वुड वर्क्स बीइंग रिप्लेस्ड विद द स्टोन, यानी उसके टाइम पे जो स्तूपास बने हुए थे वो ब्रिक्स यानी ईंट और लकड़ी से बनाए गए थे, उसको रिप्लेस करके स्टोन से बना दिया, यानी पत्थर से बना दिया गया। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स आर द स्तूपाज, स्तूपा सबसे इंपॉर्टेंट इनके मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे और फेमस भी। द मोस्ट फेमस अमंग, मतलब उन स्तूपाज में से जो मोस्ट फेमस हुआ करते थे वो अमरावती स्तूपा था एंड द नागा अर्जुन कोंडा स्तूपाज, ये दो स्तूपाज सतवाहनास के टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट स्तूपाज हैं। अब इनकी पेंटिंग्स की बात करें, द सतवाहनास पेंटिंग्स आर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग specimens excluding prehistoric rock art in India and they are to be found only in the Ajanta caves। पहली बात, सतवाहनास की जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही अर्लीस्ट टाइम की हैं, बहुत पुरानी हैं और ये सिर्फ हमें अजंता केव्स पे ही पाई जाती है।
बस इतना ध्यान रखना है। वैगेरीज ऑफ नेचर एंड सम वेंडलिज्म हैव टेकन अ हैवी टोल ऑन दी अजंता केव्स, यानी काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ वोड़ होने के बाद से तो काफ़ी हुआ है अजंता केव्स के आसपास, तो यही बता रहे हैं। ओनली अ फ्यू फ्रेगमेंट्स रिलेटेड टू द सतवाहनाज हैव सर्वाइव्ड in caves number 9 and 10, both of which are चैत्य गृहास विद स्तूपास। बहुत ही कम हमारे पास सोर्सेज हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं रिलेट करने के लिए सतवाहना पीरियड की जिससे हमें पता चली उनके बारे में ज़्यादा, तो सिर्फ केव नंबर 9 और 10 ही हैं जो कि दोनों ही अजंता केव से रिलेट करते हैं और दोनों ही चैत्य गृहास थे विद स्तूपास, जिनसे हमें सतवाहना के बारे में पता चलता है। इनकी लेगेसी की बात करें तो इनकी लेगेसी को देखते हैं हम, तो सतवाहनाज लेफ्ट अ रिच लेगेसी, उन्होंने काफ़ी रिच लेगेसी छोड़ी थी, दैट वॉज इनहेरिटेड बाय मैनी अदर लीनिएजर्स इन द एंशंट एंड अर्ली मेडिवल एरा। देखिए सतवाहना का जब एंड होने को आया ना तो ये काफ़ी रिच थे, काफ़ी अच्छा साम्राज्य था इनका, लेकिन इनके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे मोटे लोग आ गए और एंशंट टाइम के और अर्ली मिडिवल एरा स्टार्ट होना शुरू हो गया था, तो वहाँ से लोगों ने हड़प लिए। एज एविडेंट अबव दे रिवाइव्ड वैदिक, यानी वही सेम चीज़ें, इन्होंने वैदिक ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा दिया था। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिचुअल्स लाइक द अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने। देयर एसिमिलिएशन ऑफ फेथ्स, मिलिट्री पावर, ट्रेडिंग पावर्स मेक्स दैम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन रीजन एंड एट लार्ज डेट ऑफ भारतवर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नेक्स्ट अब आ जाएगा छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी के बाद आएगी इंडो ग्रीक डायनेस्टी, फिर इसके बाद गुप्ताज आ जाएंगे, तो इस तरीके से पढ़ना है। मैं छेदी और इंडो ग्रीक करवा देती हूँ, फिर इसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो अब छेदी डायनेस्टी देखते हैं हम। अ न्यू डायनेस्टी एमर्ज्ड इन कलिंग। अब ये कलिंग की बात हो रही है उड़ीसा साइड में। इन फर्स्ट सेंचुरी BC नोन एज छेती और छेदी डायनेस्टी। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लोकेटेड नियर भुवनेश्वर उड़ीसा। हाथी गुम्फा जो है मैंने आपको बताया था, राजा कलिंग थे, खारवेल किंग थे कलिंग के, उनके टाइम का है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। कलिंग है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आफ्टर मौर्याज, यानी जब मौर्याज का डिक्लाइन हुआ, अब ये थोड़ा किस पार्ट में जा रहा है, उड़ीसा वाले पार्ट में। हमने नॉर्थ साउथ का पढ़ लिया, अब थोड़ा उड़ीसा वाला पार्ट हम पढ़ेंगे जहाँ छेदी डायनेस्टी का एमरजेंस हुआ। आफ्टर मौर्याज द छेदी डायनेस्टी एमर्ज्ड इन द कलिंग रीजन, मॉडर्न उड़ीसा, ठीक है। द कैपिटल सिटी ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शिशुपालगढ़। तो छेदी डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो शिशुपालगढ़ था। द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खारवेल, राजा खारवेल, इन्हीं के टाइम का है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल ने क्या क्या पैट्रोनाइज किया था, जैनिज्म को। एंड द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन गेव द रेफरेंस ऑफ दिस विक्ट्रीज। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है कलिंग के राजा खारवेल के बारे में हमें बताते हैं कि इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था, और इनकी विक्ट्रीज के बारे में भी हमें वहीं से पता चलता है। छेदी डायनेस्टी जो थे कलिंग के, देयर फोर इज ऑल्सो नोन एज द महामेघवना। छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग देयर फोर इज ऑल्सो नोन एज, जो कलिंग के राजा हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे, महामेघवना फैमिली, ठीक है। द टाइटल स्पीक्स ऑफ द पावर ऑफ द रूलर्स, जो टाइटल है इनकी पावर के बारे में बताता है हमें। द एपिथ महामेघवना मीन्स द लॉर्ड ऑफ द ग्रेट क्लाउड्स, ठीक है। ये हम बताते हैं कि लॉर्ड थे, यानी कि लॉर्ड ऑफ द ग्रेट क्लाउड्स हु यूज द क्लाउड्स एज हिज व्हीकल्स। इट मे मीन दैट द किंग वर एज पावरफुल इंद्र, यानी ऊपर जो इंद्र भगवान थे उनके बराबर ये पावरफुल है। इंडो ग्रीक किंग्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं बट मैंने फिर भी डाल दिया। इंडो ग्रीक्स बैक्टीरियन ग्रीक्स हुआ करते थे, इन्हीं को हम बोलते थे यूरानियन। वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। देखिए हमने ईस्ट साइड की बात कर ली, यानी उड़ीसा साइड की, नॉर्थ की बात कर ली, पुष्यमित्र सुंग और जो डायनेस्टीज आई, साउथ की सतवाहनास की बात कर ली। अब आते हैं हम वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मिनेंडर, ऑल्सो नोन एज मिलिंद, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी जो कैपिटल थी वो सियालकोट थी। ही इज मैंशन इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पानो, मिनेंदर मिलिंद, तो मिलिंद से मिलिंद पानो, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कौन सी टेक्स्ट थी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय, देखिए था ये फॉरनर ग्रीक, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया बुद्धिज्म में बाय नागसेन और नागार्जुन के द्वारा इसको कन्वर्ट करवा दिया गया बुद्धिज्म में। तो कौन सा पहला ऐसा रूलर था या ग्रीक रूलर था जो फॉरेन रूलर था, इसके बारे में पूछ सकते हैं, जिसने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, तो वो था
मिलिंद बोल सकते हो या मिनेंडर बोल सकते हो, किसके द्वारा, नागसेन के द्वारा। ये कहाँ इसके बारे में मेंशन है, तो मिलिंद पानो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें मेंशन है, किसने खुद को कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। मैं फास्ट बोल रही हूँ थोड़ा। द इंडो ग्रीक किंग्स इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलर कॉइनेज इन इंडिया इन लार्ज नंबर। जो इंडो ग्रीक किंग्स थे, इन्होंने रेगुलर कॉइन्स को यूज़ किया था बहुत ही लार्ज नंबर पे इंडिया में। द लास्ट इंडो ग्रीक किंग वॉज हेसाटेरस। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आगे गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करूँगी, वो भी बहुत बड़ा है, एक घंटा तो गुप्ता एज में ही लग जाएगा, तो इसलिए आज हम इसको यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।